और सब बताओ, पिछला चैप्टर में कोई दिक्कत है तो सर वेव्स के बारे में। रेजोनेंस। हाँ, सर रेजोनेंस। रेजोनेंस एक टर्म है। ठीक है, जैसे कभी भी अगर मान लेते हैं कि दो चीज काम कर रहे हैं दो, और दोनों का कुछ फ्रीक्वेंसी है, दोनों का फ्रीक्वेंसी अगर मैच करता है तो उस कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे सर यूनिसन भी एक। सेम चीज है। हाँ, यूनिसन भी सेम चीज है। क्या नहीं समझे? सर यूनिसन भी सेम चीज है। हाँ, ठीक है। जैसे रेजोनेंस हम लोग तब टर्म यूज करते हैं जब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो। जैसे कि एक एग्जांपल है कि सैनिक लोग अगर मार्च करते हुए अगर किसी ब्रिज से जाता है, तो जैसे अगर सब रेजोनेंस में अगर इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है वहां पे, तो ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। रेजोनेंस इफेक्ट वहां कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जितने भी सैनिक परेड कर रहे हैं, ठीक है, तो परेड करते हैं तो लोग एक साथ पैर पटकते हैं, एक साथ उठाते हैं, तो वो भाई एक साथ होना चाहिए। तो अगर 100-200 सैनिक अगर मिलके एक छोटे से ब्रिज पे अगर पैर पटकते हैं तो सबका एनर्जी एक साथ क्रिएट होगा। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहा तो ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। तो वहां हम लोग बोलते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट सिंपली यही समझना है कि कहीं भी दे, सोर्स हो या फिर ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात किया जा रहा है, या एक्सटर्नल सोर्स हो जिससे उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करा जा रहा है, अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है तो हम बोलते हैं कि रेजोनेंस का कंडीशन। जैसे कि अगर हम स्ट्रिंग वाले केस में बात करते हैं तो स्ट्रिंग में हम किसी न किसी वाइब्रेटर होता है जिससे हम लोग उसमें वेव प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अगर उसका फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग जब मतलब मान लेते हैं कि ऐसा सेटअप कुछ हो जाए, उसका फ्रीक्वेंसी दोनों मैचिंग करने लगेगा तो हम बोलेंगे कि इट्स रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है। यस सर, इसका एक क्वेश्चन था इससे। ठीक है, क्वेश्चन तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको खत्म कर ले, उसके बाद डिस्कस करें, क्योंकि बुकलेट में जो है मिक्स्ड दिया हुआ है। ठीक है, हम भी देख रहे थे तो दो क्वेश्चन इधर का फिर दो साउंड वेव का ऐसा दे दिया है, तो इसलिए सर सोच रहे एक्सी थे। वर्ग में। हाँ ठीक है, तो उसको हम लोग करेंगे एक दिन। अब तुम्हारा भी बहुत सारा क्वेश्चन हो गया है तो उसको भी सॉल्व करना है। ठीक है। यस सर। ठीक है, फिलहाल आज साउंड वेव का जो लेक्चर है, जैसे कि साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे। बहुत कुछ इसमें हम लोग पहले से भी जानते हैं, वो सब भी आएंगे टर्म्स, और कुछ नया नया चीजें सीखने को मिलेगा। और बेसिक है, और साउंड वेव में हम लोग मोस्टली 2 से 3 लेक्चर लगेगा, इसमें 3 से 4 लेक्चर ज्यादा से ज्यादा लगा तो। ठीक है, तो साउंड वेव, तो इसके बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि साउंड वेव के बारे में, तो सबसे पहले तो ये किस टाइप का वेव है वो जानना जरूरी है। तो ये कैसा है बता सकते हो? लॉन्गिट्यूड। मैकेनिकल के। 3 डायमेंशनल है, मैकेनिकल है, लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, 3 डायमेंशनल वेव, मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, 3D से हम समझते हैं कि ये अगर कहीं भी किसी सोर्स पे प्रोड्यूस होता है तो चारों तरफ फैलेगा, यानी कि मूवमेंट इसका हर डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम बोलते हैं इसको 3 डायमेंशनल वेव है। मैकेनिकल का अर्थ मतलब क्या हुआ कि इट रिक्वायर्स मीडियम। मीडियम। ठीक है, विदाउट मीडियम इट जो है मूव नहीं कर पाएगा। जैसे अगर हम चांद पे जाते हैं, 8th क्लास के बुक में पढ़े होंगे कि चांद पे अगर हम जाते हैं या फिर स्पेस में, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू आपस में
बात करना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वैक्यूम में जो है साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता है। लगेगा कि हम मुंह चला रहे हैं लेकिन कुछ सुनाई नहीं देगा सामने वाले को। तो इसलिए वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं। यानी कि साउंड वेव जो होता है उसे मीडियम रिक्वायर होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं? इसका प्रोपगेशन डिस्टर्बेंस सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर पार्टिकल यहाँ पे ऐसा वाइब्रेट कर रहा है सब अपने मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और साथ में डायरेक्शन ऑफ वेव भी ऐसा ही है, और ये क्या है? ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि जो वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल है। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि जो हमारा साउंड वेव है वो 3 डायमेंशनल है, यानी कि अगर हम कहीं भी प्रोड्यूस करते हैं तो हर दिशा में ट्रेवल करता है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है, सिंगल डायरेक्शन एक प्लेन में नहीं एग्जिस्ट करता है। मैकेनिकल यानी कि उसको अगर ट्रेवल करना है, प्रोपोगेट करना है एक जगह से दूसरे जगह, तो मीडियम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, हम जैसे भी प्रोड्यूस करें, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, अगर सामने कोई मेरे बैठा होता उसके पास जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एयर में ट्रेवल करके जा रहा है। वैक्यूम होगा तो नहीं सुनाई देगा। हाँ, अगर हम यहाँ बोल रहे हैं तुम लोग के पास जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से जा रहा है। ठीक है, वहां पे मैं अलग सिग्नल जो है साउंड वेव को इलेक्ट्रॉनिक वेव में बदल कर फिर तुम्हारे पास जा रहा है, वहां पे फिर इलेक्ट्रॉनिक वेव साउंड वेव में बदल रहा है, तो अलग चीज हो गया। ठीक है, अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोड्यूस कैसे होता है? बोलो, साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस होता है? तो प्रोड्यूस कर कोई दिए, बोल दिए, हाँ तो बोले ना अभी तो प्रोड्यूस हो गया। वाइब्रेशन से। हाँ, तो कैसे हुआ? क्या बोलते हैं हम लोग, वाइब्रेशन। ठीक है, कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं 10th में, कि एक ड्रम ले लो, ड्रम पे अगर हम उस पे छोटे छोटे मान लेते हैं सरसों के दाना रख दिए और उसको धीरे धीरे अगर हम पीटे तो आवाज तो आता है, साथ में जो उस पे कोई भी छोटे छोटे दाना जो रखे हुए हैं ऊपर उछलते हुए नजर आते हैं। ठीक है, या फिर हम किसी रॉड को कहीं भी हिट करते हैं तो झनझनाहट जैसा हमको लगता है कि वो वाइब्रेट कर रहा है। तो साउंड जो है वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। कभी भी दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। हम अगर बोल पा रहे हैं तो बोलते हैं वोकल कॉर्ड होता है, अंदर से एनर्जी आती है उस वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करती है तो अलग अलग तरह के साउंड निकलते हैं। ठीक है, यानी साउंड प्रोड्यूस होते हैं जो बाहर एयर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, साउंड वेव प्रोड्यूस होगा किसके थ्रू? तो वाइब्रेशन, कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेटिंग सोर्स जो होगा वही हमारा सोर्स ऑफ साउंड होगा। अब अगर इसकी प्रोपोगेशन की बात करते हैं कि प्रोपोगेट कैसे करेगा, ठीक है, प्रोपोगेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, अगर हम उसके प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं, लेट्स से कि हमारा एक ट्यूब है जिसमें एयर ऐसा भरा हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल है, यानी कि हम मान रहे हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, नेचुरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। ठीक है, इसमें जो भी मान लेते हैं गैस ही है, तो गैस जो है नेचुरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है और हम यहाँ पे दे बोल रहे हैं कि ऑल पार्टिकल्स आर इक्वी डिस्टेंस, हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं
कि सारे पार्टिकल जो इक्विडिस्टेंस पे से हमारे सेपरेटेड है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है। ठीक है, इस शेप का होता है ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क जो होता है, यहाँ से अगर हम इसको वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आयरन लोहे टाइप का बना होता है। अगर इसमें हम हल्का सा भी हीट करते हैं तो ये झनझनाहट करके बहुत सारा साउंड जो है, बहुत ही शांत साउंड प्रोड्यूस करता है। तो अगर ये हमारा ट्यूनिंग फोर्क है, यहाँ पर भी है, कुछ भी हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा जो ट्यूब है उसका जो भी एयर मॉलिक्यूल या गैसेस जो भी है, नेचुरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आराम से अपने मजे में रुका हुआ है, कोई भी डिस्टरबेंस उसमें नहीं है। लेकिन अगर हम इस ट्यूनिंग फोर्क को लेट्स से कि हम वाइब्रेट करना शुरू किए, ठीक है, तो वाइब्रेट करना शुरू किए तो ये जो वाइब्रेशन है, लेट्स से कि ऐसा अभी एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सपेंशन, यानी कि ये जो हमारा ट्यूनिंग फोर्क है वो अपने नेचुरल लेंथ से क्या कर रहा है, एक्सपेंड। एक्सपेंड अगर किया है तो यहाँ पे जो भी गैस मॉलिक्यूल या एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, वहां पे हमको दिखेगा कि इनको जगह थोड़ा कम मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा शेप, मतलब कि इस छोटे से जगह में ज्यादा एयर होगा। मान लेते हैं यहाँ पे इतना जगह था, अब इतने से जगह में ही वो सारा का सारा एयर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा अगर क्रिएट हो गया तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल यहाँ था वो भी यहाँ आ गया है, यहाँ जो मॉलिक्यूल था इधर की तरफ आ गया है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि मॉलिक्यूल आगे आया। अब क्या ये आगे ही चलता जाएगा? ठीक है, तो ये जो वाइब्रेशन है ये हो सकता है कि फिर ऐसा शेप बनाएगा। ठीक है, यानी कि जब वो वापस आएगा तो अपने नेचुरल लेंथ में तो रुकेगा नहीं, वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। जब ये कंप्रेस होगा तब ये जो डिस्टरबेंस है हमारा, यानी कि यहाँ पे जो आ गया, यहाँ पे कंप्रेशन हमको मिला, पार्टिकल थोड़े से जगह पे हमको कंप्रेस्ड दिखे। अब क्या होगा कि यहाँ पे फिर से इसको इतना जगह मिल गया, जो यहाँ मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड थे उनको इधर की तरफ जगह मिल गया। जगह मिल गया तो इधर की तरफ भागेंगे, इधर जो है नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन ये जो कंप्रेशन है, इधर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको ज्यादा कंप्रेस्ड कर चुका होगा। ये डिस्टरबेंस जो है आगे वाले मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस्ड कर चुका होगा। तो कंप्रेशन हमको आगे बढ़ता हुआ मिला। वैसे ही ये कंप्रेशन आगे की तरफ चलता जा रहा है, साथ में डिस्टरबेंस जा रहा है, यानी कि वेव उसी डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे हमेशा एक बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये गलती नहीं करना है कि मॉलिक्यूल्स पूरे जा रहे हैं। मॉलिक्यूल जो यहाँ था वो यहीं पे ऐसा वाइब्रेट करेगा आगे पीछे, टू एंड फ्रो, लेकिन ये डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ से हमको दिख रहा है कि डिस्टरबेंस moves forward ठीक है, डिस्टरबेंस जो है मूव्स फॉरवर्ड एंड पार्टिकल्स oscillates about its mean position। ठीक है, तो हमेशा इसी चीज को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। तो हम लोग इसी चीज को जनरलाइज वे में अगर लिखें तो हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लेते हैं ये गैसेस है, ठीक है, हम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आगे की तरफ हमारा जो है वेव किसी स्पीड v से अगर जा रहा है तो हम इसे कह रहे हैं कि ये सब जो है कंप्रेशन है, जहां पे मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। और ये जहां पे हमने कुछ नहीं लिखा है इसे हम बोल रहे हैं कि ये रेयर फ्रैक्शन है, रेयर फ्रैक्शन है, और यहाँ पे कंप्रेशन है। तो अपने बुद्धि से हम तो इतना कह सकते हैं कि जहां पे कंप्रेशन होगा
पे मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, यहाँ पे कम वॉल्यूम, यानी कि अगर हम सेम वॉल्यूम में कंसिडर करें तो इस पोर्शन और इस पोर्शन में अगर कंसिडर करें तो जहां पे कंप्रेशन है वहां का डेंसिटी क्या होगा, बता सकते हो? High. बोलो। डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज कर गया होगा। प्रेशर क्या हुआ होगा? ये भी बढ़ गया होगा। मॉलिक्यूल्स ज्यादा जो दबाव दे रहे होंगे, एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे होंगे, वाल पे लगा रहे होंगे, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि डेंसिटी और प्रेशर जो है एज कंपेयर टू जहाँ पे रेयरफेक्शन है वहां से ज्यादा हो गया है। तो जो वेव हम लोग बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव, वो इसी तरीके से, यानी कि किसी भी मीडियम, मान लेते हैं एयर ही है, हम बोल रहे हैं, तो अगर वो वेव हमारे मुंह से किसी दूसरे के कान तक पहुंच रहा है तो ऐसे ही एयर में ट्रेवल कर रहा है, यानी कि ट्रेवल, एयर मॉलिक्यूल जो है आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है और डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, कहीं पे रेयरफेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, कहीं पे कंप्रेशन कर रहा है, ऐसा ही चलता जा रहा है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट ही अपने ही तरीका से, जो हम लोग वेव रिप्रेजेंट करते थे वैसे ही करते हैं। हम इधर y बोल रहे हैं, इधर x बोल रहे हैं। ठीक है, y क्या है? तो हम बोल रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर हम ये ओरिजिन है तो x रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कि इस, ये लेट से कि ये ओरिजिन है हमारा, इधर x इधर y, तो ये पार्टिकल जो है यहाँ पे ऐसे वाइट जो डिस्प्लेस कर रहा है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है y, और ये जो वेव आगे x कितना बढ़ा है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग ऐसे ही इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसा। ठीक है, और जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ये अपना इसका मेन पोजीशन, ये गैस पार्टिकल यहाँ से यहाँ के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो ये इसका रेंज हो गया। तो ये जो है हम बोलेंगे कि मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जहाँ रेयर फ्रैक्शन है वहां पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, एक यहाँ मॉलिक्यूल है, ये इधर गया, ये इधर गया, तो यहाँ पे स्पेस ज्यादा हो जाएगा, यानी कि कम स्पेस में कम, ज्यादा स्पेस में कम मॉलिक्यूल, रेयर फ्रैक्शन। इधर एक मॉलिक्यूल था, ये इधर आया, यहाँ पे हमको मिलेगा कंप्रेशन, तो कहीं पे कंप्रेशन, कहीं पे रेयर फ्रैक्शन, और दोनों जगह पे हमको मैक्सिमम मिलता है। तो हम लोग इसमें रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको कि ये हमारा रेयर फ्रैक्शन है, ये कंप्रेशन है। ठीक है, साइन फंक्शन लेते हैं तो रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन ऐसे ही डिपिक्ट करते चले जाते हैं। ये एम्पलीट्यूड है। y जो है डायरेक्शन है, यानी कि पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से कितना ऑसिलेट कर रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बाकी इक्वेशन इस सब पे तो हम लोग बाद में आएंगे। फिलहाल हम इतना ही समझे कि अगर साउंड वेव जो ट्रेवल करता है वो जो है स्ट्रिंग में जो वेव ट्रेवल करता था उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो स्ट्रिंग वाले में पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव ऑसिलेट करते थे, यहाँ पे जो पार्टिकल है इन द डायरेक्शन ऑफ वेव ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, तो इतना सा बात हमको यहाँ पे समझना था कि साउंड वेव में जो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी कि वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में ये ऑसिलेट करेंगे। इतना बात सबको क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ठीक, ठीक है, क्वेश्चन पे फिर हम लोग बाद में आएंगे। फिलहाल कुछ जनरल बातें, तो स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड,
स्पीड, यानी कि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अगर हम यहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस करे हैं, ये कंप्रेशन इधर की तरफ फ्लो कर रहा था। अगर कोई भी हम पाइप ले लें उसमें फूंक मारे, ठीक है, तो वैसे भी तो हम कहीं पे कंप्रेशन किए और ये कंप्रेशन आगे की तरफ यहाँ के पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, ये यहाँ के पार्टिकल को डिस्टर्ब किया और ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसका कुछ स्पीड होगा, तो उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं कि v जो होगा वो आता है हमारा इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय इनर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है। इस चीज को ये कंसिडर करता है। इसका डेरिवेशन हमें पढ़ना नहीं है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। v जो होता है अंडर रूट इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन इनर्शियल प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी में भी सब कोई नहीं जान रहे हो, स्कूल में अगर इलास्टिसिटी चैप्टर हो चुका है तो पता होगा। हुआ है क्या इलास्टिसिटी? हेलो, तो हो ही गया होगा ना सर, 2 हफ्ता बाद एग्जाम शुरू होना सकता हूँ। हो जाना चाहिए। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, सब के बारे में, ठीक है। तो v जो होता है अंडर रूट इलास्टिक प्रॉपर्टी अपन इनर्शियल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अगर हम गैसेस के लिए बात करें, ठीक है, गैस या लिक्विड के लिए, और लिक्विड, गैस और लिक्विड अगर हो तो हम भी लिखते हैं ये अंडर रूट। इसके लिए बोलो इलास्टिक प्रॉपर्टी किस चीज से डिफाइन करते थे हम लोग? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, इनर्शियल प्रॉपर्टी, मास आता है लेकिन हम लोग यहाँ पे डेंसिटी यूज करते हैं, तो बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। बीटा क्या है? तो बल्क मॉडुलस है, इसका वैल्यू कितना होता है? तो माइनस डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई, ठीक है। पी जो है प्रेशर है और वी जो है ये वॉल्यूम है, ठीक है। हेलो, प्रेशर होता है बस कि डेल्टा पी होता है? सब शुरू में प्रेशर लिखवाए थे, लेकिन बार बार हम लोग डेल्टा पी यूज करते हैं। हाँ मतलब चेंज इन प्रेशर, और मोस्टली जो होता है बाहर वाला प्रेशर, जैसे कि हम लोग कोई सॉलिड मटेरियल को वाटर में डाले थे तो इतना अंदर था तो उसका प्रेशर उतना ही जितना लग रहा था वही यूज कर लेते हैं। चेंज हो रहा है तो चेंज यूज कर लेते हैं, बाकी वही है, ठीक है। तो बीटा जो है बल्क मॉडुलस है, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी कितना कंप्रेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी कैसे भी बोलते हैं वो सब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वो सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखो v इजकल टू अंडर रूट बीटा बाई रो होगा। बीटा जो होगा बल्क मॉडुलस बोलते हैं इसको, माइनस डेल्टा पी बाई, जनरली जो है किसी भी सॉलिड पे हम प्रेस करते हैं तो वॉल्यूम घटता है, तो उसी डेल्टा वी को पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन लगा दिया जाता है, ठीक है। ये गैस और लिक्विड के लिए। अगर हम फॉर सॉलिड्स, ठीक है, तो सॉलिड के केस में इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलो। यंग्स मॉडुलस। गामा, ठीक है, यंग्स मॉडुलस नीचे रो, तो हम लोग v को क्या लिखेंगे इसके लिए? यंग्स मॉडुलस बाई रो। y क्या है यहाँ पे? यह गामा बोलते हैं इसको, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है, ठीक है। इसे हम लोग बाद में देखेंगे प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी में अगर पढ़ लिए हो तो कुछ भी नहीं है इसमें। स्ट्रेस फोर्स बाई एरिया होता है और स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल होता है, ठीक है। तो इससे
आगे का चीज उतना ध्यान नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि यंग्स मॉडुलस बाय रो होता है। ठीक है, यानी कि अगर स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड के लिए अंडर रूट गामा बाई रो एंड लिक्विड एंड गैसेस के लिए अंडर रूट बीटा बाई रो। अब आते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला यानी कि इट इज स्पीड ऑफ साउंड इन गैस के लिए। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस के लिए न्यूटन्स ने अपना फॉर्मूला दिया था, उसी फॉर्मूला के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक जितना हुआ साउंड में उसको कोई दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि वहीं से ये भी है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक स्टेटमेंट है उसी के ऊपर है। अभी तक जो भी हुआ उसमें किसी कोई दिक्कत, कष्ट? किसी को नहीं है? हेलो? घुटने में दर्द हो रहा है थोड़ा। No. अच्छा, घुटने में दर्द है, कहाँ पे दर्द हो रहा है बताओ, किस चीज के कारण? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। तो उसमें क्या दिक्कत है क्या? यहाँ पे डेरिवेशन में नहीं गए हैं, डायरेक्ट याद करना है, तो उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। स्ट्रिंग में जो हम लोग निकाले थे रूट टी बाई म्यू, उसको इससे कैसे डिराइव करेंगे? क्या? तो स्ट्रिंग का जो स्पीड निकाले थे हम लोग वेव का, उसको इसी से डिराइव कर सकते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी बाई इनर्शियल प्रॉपर्टी से। रूट टी बाई म्यू बोल तो सकते हैं, जैसे कि उसमें अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर जनरेट होता है तो टेंशन की वजह से ही होता है, और म्यू मास पर यूनिट लेंथ है तो इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही चीज है। ठीक, तो यहाँ से एक चीज और पहले भी एक बार बोले थे, लिखाए नहीं है लेकिन ध्यान रखना है कि मैकेनिकल अगर आ रहा है नहीं कि मीडियम रिक्वायर्ड है, तो मीडियम में इलास्टिसिटी होना अनिवार्य है। यानी कि अगर वेव ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो इनर्शियल प्रॉपर्टी होना चाहिए और इलास्टिक प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। हर जगह देखते आ रहे हैं कि पार्टिकल अपने जगह पे एनर्जी आया, उसको डिस्प्लेस करा, यानी कि इनर्शियल है। फिर अगर वो डिस्प्लेस हो रहा है अपने जगह से, रस्सी ही था, ऐसा लेंथ था, ऐसा हो गया, इसका मतलब कि स्ट्रेच हुआ है। स्ट्रेच हुआ यानी कुछ में कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी जनरेट हुआ होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा हो। तो इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया ये जो है कि इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स, इस चीज को ध्यान रखना है। अब आते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला पे। तो न्यूटन्स फॉर्मूला बोलता है कि जो हमारा साउंड ट्रेवल करता है एयर में, इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, यानी कि न्यूटन ने कहा कि जो साउंड ट्रेवल कर रहा है वेव में, वो जो प्रोसेस है, यानी कि कोई भी अगर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में फॉलो होगा तो कौन सा होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी कि अकॉर्डिंग टू अगर न्यूटन की बात करें तो इन्होंने कहा कि साउंड ट्रेवल्स इन एयर या गैस फॉलोइंग आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, यानी कि साउंड जो गैस में ट्रेवल करेगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। Constant. ठीक है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं, क्या होता है? PV is PV equal to इक्वल टू nRT।
अब टेम्परेचर कांस्टेंट एक मॉलिक्यूल अगर गिवन है तो एन भी कांस्टेंट, तो यहाँ से अगर हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि पीवी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। Yes, sir. ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज दैट पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम यहाँ से बात करें कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है और इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी डीवी प्लस भी डीपी इक्वल टू 0 हो जाएगा। Yes, sir. तो यहां से हमको क्या दिख रहा है, P इक्वल टू माइनस डेल्टा P बाई डीवी बाई वी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज दिख रहा है कि अगर हम इसे, इस जो प्रोसेस ऑफ साउंड ट्रेवल है, इसे अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस मानते हैं तो हमारा यहाँ से एक डेरिवेशन आ रहा है ये चीज। हमने ऊपर एक डेरिवेशन लिखा है बल्क मॉडुलस के लिए, बल्क मॉडुलस बीटा इक्वल टू जो होता है यही होता है। ठीक है, अगर हम इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें मिलता है दिस इंप्लाइज दैट कि फ्रॉम इक्वेशन ऑफ बीटा, यहाँ पे हम नंबरिंग नहीं किए हैं इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है, बीटा इक्वल टू पी दिख रहा है, दिख रहा है। यानी कि बल्क मॉडुलस जो है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग इस चीज को थर्मोडायनेमिक्स में भी डिस्कस करे थे कि अगर हमारा प्रोसेस जो आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल के लिए जो बल्क मॉडुलस आता है वो प्रेशर के बराबर आता है। तो अगर इतना आता है, दिस इंप्लाइज दैट कि वेलोसिटी हमारा, स्पीड ऑफ साउंड की हम बात कर रहे हैं, वो कितना हो जाता है, अंडर रूट बीटा बाई रो। बीटा जो है हमारा प्रेशर के बराबर आया, हम इसे पी बाई रो लिख लेते हैं। तो ये हमारा जो आता है इक्वेशन न्यूटन्स लॉ से, यानी कि ये है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड अगर हम एयर में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमको कितना आ रहा है, अंडर रूट पी बाई रो। क्लियर है, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि P जो है जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस मान रहे हैं तब हमारा बीटा का वैल्यू जो है उस जो भी एटमॉस्फेयर यानी जो भी मीडियम है उसके प्रेशर के बराबर आता है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली अंडर रूट पी बाई रो यूज कर सकते हैं। क्लियर है इतना? यस बोलो। सर। Yes, sir. ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करा जाए तो भी जो आता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ये अप्रोक्सीमेटली जो है 280 मीटर पर सेकेंड आता है। ठीक है, एक इसके अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ठीक है, न्यूटन के अकॉर्डिंग यानी कि इस फॉर्मूले से, ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, डेंसिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर रख के, डेंसिटी ऑफ एयर अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1.3 या 1.29 यूज करा जाता है। ठीक है, अब ये आता है, लेकिन हम लोग रियलिटी में जानते हैं यानी कि थ्योरेटिकली क्या पाया गया कि वेलोसिटी जो है ये लगभग 330 335 ऐसा कुछ आता है, 322 मीटर पर सेकंड के आसपास आता है। ठीक है, तो दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस, डिफरेंस आ गया। और उस जमाने में न्यूटन के बहुत बड़े नाम थे, उनको कोई डायरेक्टली गलत भी नहीं कर सकता था, तो भाई सुधारना जरूरी था। तो कैसे सुधारा जाए, तो उसके लिए आया लेप्लेस। लेप्लेस ने अपना करेक्शन करा, तो उसे हम लोग देखते हैं लेप्लेस करेक्शन।
ठीक है, यानी कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ स्पीड न्यूटन्स के फॉर्मूले से फाइंड करें तो हमारा स्पीड आ रहा है 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन थ्योरेटिकली ये पाया गया कि एट नॉर्मल, जैसे अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम बात करते हैं 180 एम जिसे लेते हैं, उस पे अगर फाइंड किया गया और डेंसिटी ऐसा रखे गया तो लगभग 280 आया। और वही अगर हम थ्योरेटिकली फाइंड करें तो 322 के आसपास आता है, 333 ऐसा कुछ यूज करते हैं, यानी 330 से 340 के बीच में यूज होता है। तो दोनों में डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस आया यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ रहा होगा। तो क्या गड़बड़ रहा? तो उसके लिए लैपलेस ने अपना करेक्शन दिया। लैपलेस ने उनके लॉ को सुधारा और ये कहे कि जो प्रोसेस है, यानी कि प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोपोगेशन जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि जो न्यूटन ने कहा है कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू अगर इनके बात करें तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड जो है ये जो है एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग अगर ध्यान दिया जाए तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब So no transfer of heat. ठीक है, चेंज इन हीट या फिर ट्रांसफर ऑफ हीट जो होता है वो जीरो होता है, ना ही सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो हम लोग एक चीज और भी पढ़े हैं या फिर पढ़ेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग लिखते हैं ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं कि पी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, फिजिक्स में अगर नहीं पढ़े हो तो केमिस्ट्री में जरूर देखे होगे, देखे हो। So किस चैप्टर में? गैसियस स्टेट या कुछ में पढ़ना होता है, थर्मोडायनेमिक्स में उसमें भी है, नहीं पढ़े हो अभी? चलो कोई So बात नहीं, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा हम लोग। ठीक है। तो अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो इक्वेशन होता है पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट होता है तो हम यहाँ से फिर से अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे बताओ? गामा भी रेज टू पावर गामा माइनस 1 डीवी प्लस भी रेज टू पावर गामा डीपी इक्वल टू 0, यही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो P इक्वल टू माइनस डीपी डिवाइडेड बाय, इधर हम P को रहने दिए हैं, इसको इधर लाए हैं तो ये सारा कुछ नीचे चला जाएगा और ये V वाला भी यहाँ पे नीचे आएगा तो ये हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, dv बाई वी और गामा आ जा रहा है तो गामा इधर बच जा रहा है, दिख रहा है? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ ध्यान से देखो कि अगर भी रेज टू पावर गामा माइनस 1 बाई भी रेज टू पावर गामा लिखते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं भी रेज टू पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी रेज टू पावर माइनस 1 बच रहा है तो डीवी बाई वी बच जाएगा। ठीक है, एक स्टेप चाहो तो अपने से कर लेना, यहाँ पे ये चीज मिल रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें दिस इम्प्लाइज दैट कि जो बीटा है वो किसके बराबर है? यहाँ पे गामा इंटू पी के बराबर है। अगर ऐसा है तो वेलोसिटी जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? अंडर रूट बीटा बाई रो था, यानी कि अंडर रूट गामा पी बाई रो लिखेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम एयर को जो है डायटोमिक मानते हैं, ठीक है, एयर जो है हमारा एयर डायटोमिक है क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होता है, तो डायटोमिक है तो इसके लिए गामा का वैल्यू जो होता है 7/5 आता है।
7/5 अगर हम पुट करते हैं तो दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 7/5 इनटू पहले से अंडर रूट p बाई रो 280 था, तो ये कितना आ जाएगा? इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये लगभग में 332 के आसपास आ जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम गामा यूज करते हैं, लैप्लेस करेक्शन यूज करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर आता है। करेक्ट आंसर आता है तो इसलिए हम लोग इसको मानेंगे। क्वेश्चन में कभी कभी हमें दिया रहेगा कि न्यूटन्स फॉर्मूले वैलिड है, तो हम न्यूटन्स फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 331.3 आया। अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 331.3। ठीक है, तो अप्रोक्स में उतना आ रहा है, तो ऐसा हम लोग यूज करते हैं। तो ये है लैप्लेस करेक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ध्यान रखना है। न्यूटन ने कहा, क्या कहा कि जो प्रोसेस है जिसमें साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट कर रहा है अगर गैस में, तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, लेकिन लैप्लेस ने उसको सुधारा और बोला कि ऐसे में जब साउंड एक से जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता नहीं है। क्या होता है कि हीट ट्रांसफर नहीं होता है, और जो हमारा क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। इनकी बात थोड़ा ठीक भी लगा, क्योंकि हमने जब गैसेस को डिस्टर्ब करा है, गैस एक जगह से अपने पॉइंट पे ऑसिलेट करना शुरू हुए हैं, दूसरे से टकरा रहे हैं। ठीक है, यानी कि उनका इंटरनल एनर्जी तो बढ़ रहा है। इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है यानी कि टेम्परेचर जरूर, टेम्परेचर में डिफरेंस आया होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि हमने बाहर से कोई एनर्जी नहीं दिया लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसे सोचे तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस है ये एडियाबैटिक है, और कह भी सकते हैं क्योंकि थ्योरेटिकली भी सही हो रहा है। क्लियर है इतना? इस चीज तो रट्टा ये मार लेना है। पॉइंट में होगा वेलोसिटी? क्या क्या बोल रहे हो? सिर्फ वेलोसिटी पॉइंट में होगा? पॉइंट में होगा मतलब नहीं समझे। सो 331.3 अप्रोक्स है। क्वेश्चन में हमें 330 से लेकर 340 के बीच में कुछ भी मिलता है। ठीक है, तो याद बस ध्यान रखना है कि 330 के आसपास रहता है, बाकी क्वेश्चन में दिया रहेगा। कैलकुलेट करोगे तो डेटा के हिसाब से जो आएगा भाई। हाँ, अगर पता है कि 330 के आसपास है, 328 भी हो सकता है, 334 भी हो सकता है। वहां पे √7/5 होगा। अच्छा हाँ, अंडर रूट गामा है तो √7/5। ये तो तुम लोग रट्टे होगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। बोलो कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? मॉइस्चर। प्रेशर से शुरू करते हैं। बोलो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? स्पीड। v इक्वल टू अंडर रूट बीटा बाई रो होता है। ठीक है, गैसेस के लिए है न्यूटन्स लॉ माने या लैप्लेस करेक्शन लिखें तो गामा p बाई इंक्रीज। रो होता है, इंक्रीज। और किसी का आंसर? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में एक लाइन लिखवाए थे, और बाकी जो क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है वो तो ये गलती नहीं करता। अरविंद, यस सर। क्या गलती बताओ?
तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा क्या? कांस्टेंट क्यों रहेगा? अगर मान लेते हैं गिवन गैस है, उसमें अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो यानी कि फॉर गिवन गैस, डेंसिटी भी बढ़ता है। ठीक है, गिवन गैस इफ प्रेशर इंक्रीज्ड, तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। यस सर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में केटीजी में तो हम लोग ये सब डिस्कस कर रहे थे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये सब में। ठीक है, तो अभी भी बोल रहे हैं क्या ध्यान रखना है, अगर गिवन गैस है यानी कि गैस हमारा सेम है तो डेंसिटी उसका सेम होगा। किसी भी कंटेनर में रखा हुआ है, अगर उसकी प्रेशर हम बढ़ाते हैं, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होता है। दिस इम्प्लाइज दैट, हम यहाँ से हम बोल सकते हैं कि P बाई रो जो होगा ये क्या आता है? कांस्टेंट। P बाई रो अगर कांस्टेंट है, दिस इम्प्लाइज दैट कि वेलोसिटी जो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होगा। ठीक है, ध्यान रहे हम सेम गिवन गैस की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा कह दे कि अलग अलग कंटेनर में अलग अलग गैसेस है तो उनकी अलग अलग डेंसिटीज होंगी, अलग अलग प्रेशर पे रखे होंगे, तो वहां पे ऐसा मत कर देना। लेकिन अगर गिवन गैस है तो डेंसिटी फिक्स होगा। अगर हम उसमें प्रेशर अब बढ़ाते हैं तो उसका डेंसिटी भी बढ़ेगा, और डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, P बाई रो जो होगा कांस्टेंट होगा, यानी कि वेलोसिटी जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। उस समय भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये गलती लोग करते ही करते हैं। फॉर्मूला याद होता है, यहाँ हमको दिख रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट P। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी की बात कर रहे हैं। डेंसिटी यानी कि फॉर टू डिफरेंट गैसेस ही होंगे, दो गैसेस हैं, एक का डेंसिटी अगर रो 1 है, एक का डेंसिटी रो 2 है। तो अगर हम इस केस में V1 V2 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अगर लेट से अगर प्रेशर सेम भी रहा तो यहाँ से V इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट गामा P बाई रो। ठीक है, अगर हम P को बोल रहे हैं कि एक कांस्टेंट है तो ये चीज भूल नहीं जाना है कि इसमें गामा भी है, यानी कि V1 बाई V2 अगर लिखेंगे तो अंडर रूट हमको गामा 1 बाई गामा 2 इंटू रो 2 बाई रो 1 मिलेगा। ठीक है, यानी कि दो डिफरेंट गैसेस हैं, टू डिफरेंट गैसेस हैं, तो डेंसिटी भी अलग होगा, गामा भी अलग होगा। हाँ, प्रेशर हम सेम रख भी सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं। क्लियर है? सर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एट कांस्टेंट टेम्परेचर आता है ना? हाँ, क्या चीज? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। हाँ तो सर हम लोग अगर लैप्लेस का इक्वेशन यूज करें तो उसमें आइडियामेटिक प्रोसेस माना गया, तो उसमें जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हाँ, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर ही। ठीक है, इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हैं, क्योंकि हम अगला टर्म वही डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी ऐसा होगा, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड करेगा ही। ठीक है, ये चीज का डेरिवेशन भी तुम लोग चाहो तो आराम से देख सकते हो, देखना चाहो तो दिखा देते हैं इधर। हम लोग जानते हैं कि पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। एन होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू आरटी। हम पी को लिख सकते हैं एम बाई भी, आरटी बाई एम। एम बाई भी क्या है? रो, रो आरटी बाई एम। तो अगर
तो हमको दिख रहा है मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, डेंसिटी में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो कैसे इसको हम रिलेट करेंगे? तो सेम वैसे ही जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि P इक्वल टू रो आर टी बाई एम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे P बाई रो की बात कर रहे हैं, तो ये हमको मिल रहा है टी बाई एम। तो अगर हम V की बात करें तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड गैस में हम लोग इस टर्म में दे सकते हैं, कब? जब हम आर टी यूज कर रहे हो। तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखेंगे, या फिर आर का जैसा यूनिट में रखोगे वैसा। तो यहाँ भी इक्वल टू आ रहा है अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? फॉर अ गिवन गैस गामा सेम होगा, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एम भी सेम होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? बोलो। नो नो सर। सर। ठीक है, ह्यूमिडिटी अगर हम बढ़ाते घटाते हैं तो साउंड स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ये सारे चीज जो है क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना है, खास करके नीट पूछे जाते हैं। अगर हम ह्यूमिडिटी तो गैस पे क्या इफेक्ट आवाज पड़ता है? कट रहा है। हेलो यस हेलो, यस पूछ सर। रहे हैं कि अगर हम गैस के डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा ड्यू टू ह्यूमिडिटी? डेंसिटी बढ़ जाएगा। कैसे? वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएगा एयर में, तो उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा मास गिवन वॉल्यूम। कैसे? अगर मान लेते हैं कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ? सो मॉइस्चर नहीं है, बढ़ जाएगा। मॉइस्चर तो मॉइस्चर बढ़ने का मतलब क्या हुआ? वही तो हम पूछ रहे हैं। सो वाटर का अमाउंट। वाटर ड्रॉपलेट्स में गैस पार्टिकल ट्रैप हो जाएंगे, ऐसा ही सिचुएशन यस। होता है ना। तो अगर हम किसी भी एक यूनिट वॉल्यूम या किसी भी एक बॉक्स की बात करते हैं, उसमें पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन घूम रहे थे, अब उसमें जो है किसी भी तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, उसमें गैसेस ट्रैप हो जाएंगे। तो गैसेस ट्रैप अगर होने लगे तो यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या थोड़ा बहुत घटेगा वाटर में मिलने के बाद। यस सर। यानी कि वाटर अगर एक ड्रॉप है, यानी कि जो हम बोलना चाह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होंगे वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से अगर हम बोल रहे हैं कि मॉइस्चर बढ़ाए या फिर ह्यूमिडिटी बढ़ाए, तो डेंसिटी ऑफ एयर जो होगा डिक्रीज करेगा, यानी कि ह्यूमिडिटी जो होगा। तो वाटर डेवलप भी तो एयर में ही रहेगा ना? वाटर ड्रॉप्स रहेगा, हाँ, मतलब थोड़े थोड़े वैसा ड्रॉप तो नहीं फॉर्म करता है, बात समझ सकते हो कि मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है, वैसे ड्रॉपलेट्स नहीं फॉर्म करते हैं।
ठीक है, लेकिन हम अगर देखें तो जो गैस पार्टिकल जो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहे थे अब कम करेंगे, यानी कि जो पर यूनिट वॉल्यूम में जितने गैसेस थे अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, तो ओवरऑल जो डेंसिटी होता है यानी कि कम संख्या में आ जाते हैं, इसलिए डेंसिटी जो होता है वो घट जाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं डेंसिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो डेंसिटी ऑफ गैसेस जो होंगे वो घटेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो ट्रैप हो जाते हैं और पर यूनिट वॉल्यूम अगर देखा जाता है तो घट जाते हैं, इसलिए डेंसिटी हम बोलते हैं इंक्रीज करके। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं तो डेंसिटी घटता है, डेंसिटी घटेगा तो अंडर रूट है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर डेंसिटी घट गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। ठीक है, यानी कि ज्यादा ह्यूमिड होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। इस पे क्या बताओ? सर आवाज कट रहा है आपका। हेलो, ये सब लिखा बोल हुआ रहे है हैं कि फ्रीक्वेंसी। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सब बढ़ जाएगा। कैसे? कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो फिर लैम्डा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो लेमडा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। फ्रीक्वेंसी बोलो, एफ बराबर क्या होता है? 1/t। ये बढ़ा रहे हैं यानी टाइम पीरियड घट रहा है, टाइम पीरियड घट रहा है यानी कि कम टाइम में लेमडा जो होगा वो घट जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर हम बोलें तो ये जो चीज रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा, ये चीज ध्यान में रखना है। यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस इम्प्लाइज दैट लेमडा जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। सोर्स का फ्रीक्वेंसी है उसी पे लेमडा तो डिपेंड करेगा, लेमडा मीडियम पे भी डिपेंड करता है, सोर्स पे भी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करेगा। तो हम सोर्स का ही फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो लेमडा भी चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो लेमडा घटेगा, वेलोसिटी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। या फिर हम बोल सकते हैं सोर्स। ठीक है, सोर्स, जिस सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि हम गिटार बजाएं, फ्लूट बजाएं, चिल्लाएं, बोलें, कुछ भी करें, कैसे भी हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर एयर में उसका स्पीड बोला जा रहा है तो 320 मीटर पर सेकेंड ही होगा। क्लियर है ये बात? यानी कि किस सोर्स से साउंड प्रोड्यूस्ड हुआ है उससे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? अगर एक मीडियम में है तो उस मीडियम का साउंड फिक्स्ड है, उसके मटेरियल के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा है। इसका क्या होगा बताओ, ये तो तुम ही लोग बताओ। तो इसके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा।
ये तो हम लोग जनरल जानते ही हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमको ऐसा है विंड इधर की तरफ बह रहा है, इधर की तरफ कोई दोस्त खड़ा है, उसको चिल्लाना है, तो ओवरऑल जो हम जानते हैं कि अगर अगर हम जिधर जैसे कि मान लो कि यहाँ पे खड़े हैं, इधर से विंड चल रहा है, हवा इधर से बह रहा है, यहाँ पे हमारा एक फ्रेंड खड़ा है, ये अगर इधर से बोलता है तो इसके पास सुनाई दे जाता है, ऐसा होता है। लेकिन ये बोलता है, चिल्लाता है, तब भी इसके पास वो साउंड नहीं पहुंच पाता है, कभी कभी ज्यादा तेज अगर हवा चल रहा हो तो। ऐसा फील करे हो? यानी कि विंड जो है, अगर हम बात करते हैं तो जो हम लोग पहले रिलेटिव मोशन ये सब पढ़े थे, वैसा ही विंड का इफेक्ट होगा। क्लियर है? यानी कि विंड का एक कंपोनेंट इधर आएगा वी डब्ल्यू, अगर ये एंगल थीटा है, कॉस ऑफ थीटा, तो वी नेट अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, वी साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है प्लस वी विंड कॉस ऑफ थीटा, ये होगा। यस सर। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, इतना से बात समझ जाना है कि इफेक्ट ऑफ विंड, अगर हम विंड की डायरेक्शन में भेज रहे हैं, तो विंड की डायरेक्शन में भेज रहे हैं तो विंड सपोर्ट करेगा, आगे जाएगा। अगर हम विंड के अपोजिट में बोल रहे हैं तो विंड जो है, हम चिल्लाएंगे, हवा पीछे लेके चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हवा बह रहा है तो पूरा मॉलिक्यूल्स को ही लेके घूम रहा है, तो ये चीज इफेक्ट होगा। क्लियर है इतना? तो ये सब था थोड़ा बहुत। अगर हम साउंड वेव के बारे में सीखे कि साउंड वेव किसे कहते हैं। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है जिसे ट्रेवल होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट जरूरी है। मीडियम कहने का मतलब है कि इनर्शियल एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, इनर्शियल प्रॉपर्टी एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी। उसके बाद देखें कि जो हमारा वेव्स हैं वो कंप्रेशन एंड रेयर रिफ्रैक्शन की तरह आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, कहीं कंप्रेशन, कहीं रेयर रिफ्रैक्शन, कहीं कंप्रेशन, कहीं रेयर रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर देखें स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है अलग अलग फॉर्म में देख रहे हैं, तो ये बेसिकली जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन इनर्शियल प्रॉपर्टी का अंडर रूट, स्ट्रिंग में अंडर रूट टी बाई म्यू आया था। फॉर गैसेस ये अंडर रूट बीटा बाई रो है। बीटा क्या है? तो बीटा हमारा है, हाँ, उसको बोलते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस। फिर आए न्यूटन ने बोला कि जो साउंड गैसेस में ट्रेवल करते हैं, तो गैस में अगर ट्रेवल करता है तो आइसोथर्मल प्रॉपर्टी शो करता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन बल्कि प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है, और इसे आके लैपलेस ने करेक्ट करा, तो इसलिए हम लोग उसमें लैपलेस करेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि अगर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों को कंपेयर करें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किसमें होगा? बोलो। सॉलिड। क्यों? ठीक है, अगर यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस मान लेते हैं सेम भी है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी हमें सॉलिड में ही मिलेगा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होता है साउंड का वो सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ठीक है, इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ एयर एट एनटीपी। एनटीपी का फुल फॉर्म? Natural temperature pressure. कितना मानते हैं? So 180 or कैलकुलेशन के लिए 27 डिग्री सेल्सियस।
273 Kelvin. 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ 0 डिग्री या 273 केल्विन बोलो दोनों। ठीक है, यहाँ पे रो एयर एट एनटीपी दे रखा है कितना है, ग्राम पर लीटर। ठीक है, एयर जो है डायटोमिक है, डायटोमिक ही एयर को मानते हैं हम लोग, तो इसका गामा जो होगा वो कितना हो जाएगा 7/5, जिसे हम 1.4 लिख सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड वेलोसिटी। आ गया, पहला तो आ गया होगा। यहाँ ग्राम पर लीटर है तो ये 1.29 kg पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं क्या, बताओ। इसको सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली 331.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर है, तो इतना ही आ रहा होगा। सेकेंड कैसे सॉल्व करोगे? RT/m डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि P/ρ अभी हमने यूज करा था कि RT/m होता है। ठीक है, 27 डिग्री पे चाहिए तो हम इसको अगर V1 बोल रहे हैं तो V1/V2 अगर लिखेंगे तो ये हमको मिल जाएगा √T1/T2। ठीक है, ऐसे भी हम लोग रिलेशन देखे थे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T आया था। तो यहाँ से V1 हमको पता है, V2 चाहिए तो V2 इक्वल टू आ जाएगा √T2/T1 इंटू V1। T2 कितना 300 केल्विन और ये 273 केल्विन इंटू ये ऊपर से आया ही है, सॉल्व कर लेंगे आंसर हो जाएगा। ये लगभग 347.6 मीटर पर सेकंड आ रहा है। हो गया। यस सर।
कह रहा है कि एयर को ऐसा कंसिडर करें कि एयर में 75% नाइट्रोजन एंड 25% ऑक्सीजन बाय वेट है, ठीक है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड। थ्रू एयर। कैसे फाइंड करोगे? पहले मोलर मास निकालना होगा यार। तो मिक्सर का मोलर मास निकालने तो पता ही होगा। हो गया। मोलर मास 28.9 आ रहा है। मोलर मास आ रहा है 28.9। ठीक है। एनटीपी सही निकालेंगे ना? रूम टेम्परेचर पे, एनटीपी पे 0 डिग्री सेल्सियस। या फिर फॉर मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर की बात किया जाए, क्या आता है बताओ? ऐसा लिखते हैं हम लोग, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू m1 बाई m प्लस, ठीक है ऐसा। तो यहाँ से हमको ये पता करना है m1 m2 दे रखा है। हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम का सैंपल है जिसमें 75 ग्राम जो है नाइट्रोजन है एंड 25 ग्राम जो है ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 75 प्लस 25 बाई m विल बी इक्वल टू 75 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो कितना होता है? और ऑक्सीजन का 32। इसको सॉल्व करेंगे तो m जो आएगा 28.9। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख सकते हो क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसा ही कुछ रहता है। 28 के आसपास, केमिस्ट्री में शायद 28 ही यूज करते हैं हम लोग, जहाँ तक मुझे याद है 28 या 29 कैलकुलेशंस के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली 29 है। तो ये मोलिकुलर वेट ऑफ एयर आया, ठीक है, मिक्सचर है तो एयर ये आ गया। तो हमें भी निकालना है, v इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट रो आर टी बाई एम। 31.6 ही आ रहा है। अच्छा गामा, ठीक है। हाँ तो उतना ही ना आएगा, 1.4 इंटू 8.31 इंटू
टेम्परेचर कितना हो जाएगा, किलो में करेंगे तो 1273/28.9 अप्रोक्सीमेटली 331 के आसपास आ रहा होगा, 0.6 आ रहा है, जो भी आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मेलिटी है बस। बोलो क्या होता है रेंज? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिबल। लेस देन अगर 20 हर्ट्ज हो तो क्या बोलेंगे, और ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज हो तो क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रासोनिक। और ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज अगर होगा तो इसे बोलते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस्ड है उसके फ्रीक्वेंसी अगर देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी अगर 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक आ रहा है तो ऑडिबल रेंज मानते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, यानी कि मनुष्य सुन सकता है। लेस देन 20 हर्ट्ज है तो उसे हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक है। ठीक है, राइनोसोरस जो होते हैं 5 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, इंफ्रासोनिक सुन सकते हैं। बैट्स यानी चमगादड़ जो होते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं, वो प्रोड्यूस भी करते हैं और सुनते भी हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज हो, जिसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज हो अल्ट्रासोनिक, जिसका फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक, और 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में रहेगा तो उसे हम ऑडिबल रेंज कहते हैं। क्लियर है? अगर हम लाउडनेस की बात करें, ठीक है, तो हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम मेजर करते हैं साउंड को, वो है डेसिबल। ठीक है, साउंड लेवल इन डेसिबल। ठीक है, डेसिबल्स में अगर हम इससे फाइंड करें तो कितना आएगा, क्या आएगा? डेसिबल्स को हम लोग डीबी से लिखते हैं, स्मॉल डी कैपिटल बी। डेसिबल्स एक यूनिट है, यूनिट टू मेजर साउंड। ठीक है, एक जो हम लोग इसमें यूज करते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि मिनिमम हम लोग कितना सुन सकते हैं। ठीक है, और इसे हम डिफाइन करते हैं 0 dB, यानी कि थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी अगर हम बात करते हैं आई नोट, इसे हम बोलते हैं 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी यानी कि ऐसा इंटेंसिटी जिसपे जो हमारा डेसिबल है, यानी कि जो साउंड लेवल है, जिसे हम एक टर्म में डिफाइन करेंगे, जिसमें बीटा जो होता है वो 0 डेसिबल होता है। ठीक है, इसे कहते हैं। खैर, हम जानते हैं कि जैसा कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी बहुत ही अलग अलग होगा। तो इसे हम एक लेवल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने टर्म डिफाइन करते हैं बीटा। बीटा जो है इसे हम बोलते हैं लॉगरिथमिक स्केल टू रिप्रेजेंट लेवल ऑफ साउंड। ठीक है, लेवल ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लॉगरिथमिक स्केल रिप्रेजेंट करा गया, उसे हम बोलते हैं बीटा।
इसे हम पढ़ते हैं बीटा ही, ठीक है, ग्रीक लेटर है जो बीटा हम पढ़ते हैं, और इसे हम डिफाइन करते हैं 10 log ऑफ आई बाई आई नॉट। आई नॉट जो है हमारा ये थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी है, एंड आई जो है जो भी इंटेंसिटी का साउंड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं आई का, तो यहाँ पे अगर हम बोल दें कि बीटा जो होता है अगर ग्रेटर देन 90 डेसिबल हो गया तो हम उसे जो है हमारे कानों के लिए नुकसानदायक होता है। तो फॉर हियरिंग जो हमारा बीटा वैल्यू होना चाहिए लेस देन 9 dB होना चाहिए। अगर 90 डेसिबल से ज्यादा का साउंड होता है, जैसे कि एरोप्लेन ये सब साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां हमें ईयर प्लग यूज करने के लिए कहा जाता है। नहीं, कान में ढक्कन लगा के रखिए, नहीं तो कान खराब हो जाएगा। यानी कि जो हमारा सेफ है वो इतना है। बाकी एक फॉर्मूला है जिसे रट्टा मार के रखना है, खास करके नीट वालों को, अगर नीट कोई दे रहा है तो। फॉर 2 इंटेंसिटीज I1 एंड I2, अगर दो अलग अलग इंटेंसिटी पे हम लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? बीटा 1 इक्वल टू लिख सकते हैं 10 log 10 बाई आई नॉट, I1 बाई आई नॉट। वैसे ही बीटा 2 लिखेंगे तो 10 log I2 बाई आई नॉट। मोस्टली हम लोग ये ऐसा ही क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसा लिखने के बाद हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा 2 माइनस बीटा 1, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमें मिलेगा 10 log I2 बाई आई नॉट माइनस log I1 बाई आई नॉट, ठीक है, जिसे हम आसानी से लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, 10 log माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसे आसानी से I2 बाई आई1 लिख सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कभी भी दो वैल्यूज दे इंटेंसिटी का, मोस्ट क्वेश्चंस में आयन का वैल्यू नहीं दे रखा होता है। दो वैल्यू है कि इंटेंसिटी बताओ, इंटेंसिटी हो, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है? हेलो, ये लास्ट वाला जो है इसको रट्टा मार लेना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि है कहाँ से कुछ के बराबर, फिर भी याद रखना है, ठीक है। लेना है नेक्स्ट जो है हम लोग डॉपलर इफेक्ट डिस्कस करेंगे कि डॉपलर इफेक्ट है क्या चीज, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट भी ज्यादा लंबा टॉपिक है नहीं, नेक्स्ट क्लास में हमको लगता है कि क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए भी खत्म हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्लास में फिर से वही इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव, यानी कि तो साउंड वेव मिलता है तो क्या हो, तो इसका हमारा टॉपिक, तो उसके बाद साउंड वेव खत्म। तो मोस्टली 2-3 लेक्चर, ठीक है। पोलराइजेशन, हाँ, पोलराइजेशन हम लोग वेव वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। पोलराइजेशन तो ऑर्गन टाइप इसी में डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, हाँ, ऑर्गन टाइप इसी में पढ़ना है। ठीक है फिर, और क्वेश्चन सॉल्व करो, जहां भी डाउट आ रहा है उसे पूछो, क्योंकि उसके बिना और कोई चारा नहीं है, ठीक है। और स्कूल के एग्जाम कब से शुरू हो रहा है तुम लोग का? सर 1 मार्च से। सर 15 1 मार्च। मार्च। 15 टाइम 1 से है, तो फिर उसमें भी डिस्टर्ब होगा क्लास। देखो क्या होता है, ठीक है फिर।